right, students. A very warm welcome to you. This is Vishnu Vyas with you with a new special learning topic. आज का दिन है बहुत ही अच्छा क्योंकि आज है सर रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। सर रविंद्रनाथ टैगोर जिन पर पूरा भारत गर्व करता है। इनका जन्म सन 1861 ईस्वी के अंदर हुआ था। अंग्रेजों का टाइम था उस टाइम। इन्होंने बहुत सारी अपनी कंपोजिशन लिखी जो बहुत ज्यादा फेमस हुई। इन्होंने अपनी जो रचनाएं थी बांग्ला भाषा के अंदर लिखी थी। इनका ट्रांसलेशन किया गया था इंग्लिश में। इनकी एक फेमस कंपोजिशन थी गीतांजलि, जिसको लेकर इनको बाद में सन 1913 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिला था लिटरेचर के लिए। ये नोबेल प्राइज उस टाइम पूरे एशिया के अंदर पहला प्राइज था। बहुत ही महान लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। 1915 के अंदर इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे बड़ी उपाधि नाइटहुड से सम्मान दिया गया। नाइटहुड की उपाधि के अंदर जो व्यक्ति सम्मानित होता है उसको सर कहकर पुकारा जाता है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के अंदर जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड के विरोध में इस उपाधि को लौटा दिया गया था। सन 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी और आज भी ये बड़े ही सम्मान से पूरे भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर पूजे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान ओमार सोनार बांग्ला। ये दोनों राष्ट्रगान इतनी बड़ी बात इस महान लेखक ने लिखे थे, जिनका योगदान हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। ये थे महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इन्होंने कहा था कि आप भगवान से प्रेयर करें तो ये प्रेयर ना करें कि हे भगवान हमें मुसीबतें मत देना। उल्टा आपको हमेशा ये प्रेयर करनी चाहिए कि हे भगवान हमें मुसीबतों से लड़ने की ताकत देना। मुसीबतें आएंगी ये तो हमें पता है, लेकिन हमें भगवान से ये प्रेयर करनी है कि हमें मुसीबतों से लड़ने की ताकत दे भगवान। मुसीबतें ना आए ये प्रेयर नहीं करनी चाहिए। ये हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने की सोच है। आप भगवान से प्रेयर करें कि जो भी मुसीबत आए, चाहे मेरे पे, मेरे परिवार पे, आर्थिक सामाजिक कोई भी तरीके की मुसीबत आए, ये चाहे अभी कोविड-19 की मुसीबत है, तो इससे लड़ने की ताकत दें। सतर्क हम रहें और इससे हमें लड़ने की ताकत दें। आप अपना खुद का दिमाग लगाएं और उसके बाद हमें इतनी मजबूती दे मानसिक और शारीरिक रूप से कि हम हर तरीके की बीमारी से लड़ पाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब आज के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा और समझने के लिए हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक में हम समझेंगे फ्रेज एनालिसिस करेंगे और क्लोज एनालिसिस करेंगे और ईडियम के बारे में पढ़ेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है हम किसी चीज को विश्लेषण करते हैं, उसको खोलते हैं। दो चीजें होती है इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस के अंदर हम किसी चीज को खोलते हैं, उसको ओपन करते हैं, और सिंथेसिस के अंदर हम उसको जोड़ते हैं। तो हम करेंगे आज इन तीन चीजों का एनालिसिस, फ्रेज, क्लोज और इडियम्स। क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अब नेक्स्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक के अंदर इन तीन चीजों के बारे में गौर करेंगे। क्या होता है फ्रेज, दूसरी चीज क्लोज और तीसरा चीज इडियम्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए इन तीन चीजों की जानकारी बड़ी ही जरूरी है स्टूडेंट्स। फ्रेज के अंदर हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब, क्लोज के अंदर एक से ज्यादा क्लोज जो कि जरूरी है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए, और तीसरा इडियम्स। अब पहली चीज देखिए स्टूडेंट, फ्रेज। फ्रेज वो शब्दों के समूह होते हैं जो किसी बात के अंदर हाफ मीनिंग देते हैं। किसी बात के अंदर हाफ मीनिंग देते हैं ये, जैसे रीडिंग ए बुक, किताब को पढ़ना। अब ये किताब को पढ़ना कंप्लीट अर्थ थोड़ी दे रहा है। इसमें सब्जेक्ट, नाउन,
ऐसा कुछ नहीं लगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो सेंस आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। ये सेंटेंस और देखिए, टू बी फ्री, टोटली डिलीशियस फूड, रनिंग वाटर। फ्री होना, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना, बहता पानी। अब ये जो शब्द एक साथ लिख दिया, रनिंग वाटर, बहता पानी, कुछ तो अर्थ आ रहा है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा। इसको हम सेंटेंस थोड़ी बना सकते हैं। रनिंग वाटर को थोड़ा सा एक सेंस आ गया कि बहता हुआ पानी है, बस। तो फ्रेज वो शब्दों के समूह होते हैं जो एक आधा अधूरा सा हाफ मीनिंग देते हैं। केवल आपको इतना ध्यान रखना है, फ्रेज कुछ शब्दों के समूह होते हैं जो आधा अधूरा मीनिंग देते हैं, पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं देते ये। अब इन्हीं फ्रेज से बनते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, एक वर्ब लगी होती है और एक उसके आगे हम लगा देते हैं प्रेपोजिशन। अब ब्रेक का वैसे तो अर्थ होता है तोड़ना, लेकिन ब्रेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को डिसकंटिन्यू कर देना, रोक देना लगातार होने से। ब्रेक का वैसे अर्थ होता है तोड़ना, ऑफ का होता है बंद करना, लेकिन यहां अर्थ हो गया दोनों को जोड़ने से ब्रेक ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ऐसी बहुत सारी हजारों फ्रेजल वर्ब होती है। ब्रेक आउट, ब्रेकअप। ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज अचानक फैल जाना। ब्रेकअप का मतलब होता है कोई चीज का अंत आ जाना। एक और फ्रेजल वर्ब गो। गो का मतलब जाना, गो जाना, जाना जाना, लेकिन गो के साथ इनटू जोड़ने से गो इनटू किसी चीज की गहन जांच। गो ऑफ धमाका हो जाना, गो ऑन कोई काम लगातार चलना, गो डाउन किसी चीज में कटौती। तो वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगा के हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। फ्रेजल वर्ब फ्रेज का एक पार्ट है, मतलब शब्दों का एक समूह है। देखो, दो शब्दों का समूह, लेकिन इसने एक अर्थ दे दिया कटौती। दो शब्दों का समूह, अर्थ दे दिया लगातार काम होना। गो इनटू अर्थ दे दिया गहन जांच होना। तो दो शब्दों का समूह जो कि कोई बात का हाफ मीनिंग देता है वो कहलाता है फ्रेजल फ्रेज, और फ्रेज का एक पार्ट है फ्रेजल वर्ब। अब दूसरी चीज देखते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज। क्लोज भी शब्दों का समूह होता है। क्लोज भी शब्दों का समूह होता है, लेकिन ये फुल मीनिंग देता है। ये हाफ मीनिंग नहीं देता फ्रेज के जैसे। क्लोज फुल मीनिंग देता है। जैसे एग्जाम्पल में बाद में बताऊंगा। इसमें क्या खास बात होता है, इसमें एक नाउन लगा होता है और इसमें एक वर्ब लगी होती है। नाउन भी होगा, इसमें वर्ब भी होगी। जैसे राम इज ईटिंग फूड। राम इसमें नाउन लग गया, इज ईटिंग इसमें वर्ब लग गई। एक नाउन और एक वर्ब, तो ये हो गया एक क्लोज। अब इसको आगे कंटिन्यू करें तो राम इज ईटिंग फूड को आगे कंटिन्यू करें। राम इज ईटिंग फूड बट रावण इज फाइटिंग। बट यहां है कंजंक्शन, दो शब्दों को, दो जो क्लोज को जोड़ता है, मैंने एक बार बताया था। यहां रावण हो गया नाउन और इज फाइटिंग होगी वर्ब। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, राम इज ईटिंग एक क्लोज हो गया और रावण इज फाइटिंग एक क्लोज हो गया। तो इस सेंटेंस के अंदर टोटल दो क्लोज हो गए, एक राम इज ईटिंग, दूसरा रावण इज फाइटिंग। लेकिन सेंटेंस फुल स्टॉप यहां लगा दिया, एक ही है। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लोज भी हो सकते हैं। क्लोज कैसे बनता है, एक नाउन और एक वर्ब के आने पर। आपने फर्क देखा, रीडिंग एक बुक, ये क्या है, फ्रेज, क्योंकि इसके अंदर नाउन नहीं शुरुआत के अंदर। ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। रीडिंग एक बुक, पढ़ना किताब को, कंप्लीट सेंस नहीं है। लेकिन क्लोज के अंदर देखिए हमारे पास रावण इज फाइटिंग, कंप्लीट सेंस है। राम इज ईटिंग, कंप्लीट सेंस है। जब कंप्लीट सेंस दे रहा हो, नाउन और वर्ब लगा हो, तो वो क्लोज होता है। कंप्लीट सेंस नहीं दिया, वो शब्दों का समूह है, तो वो फ्रेज होता है। फ्रेज और क्लोज में ये फर्क है। फ्रेज के अंदर या तो नाउन नहीं होगा या वर्ब नहीं होगा,
क्लोज के अंदर या तो, लेकिन क्लोज के अंदर नाउन और वर्ब दोनों दिए होंगे और एक कंप्लीट सेंस भी दे रहा होगा। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को करते टाइम हम इस चीज को देखते हैं। राम इज ईटिंग फूड और रावण इज फाइटिंग, दोनों बातों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यह है कंपाउंड सेंटेंस। अगर एक सेंटेंस के अंदर तीन तरीके के सेंटेंस हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की थी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लोज होती है। क्लोज अभी मैंने आपको बताया नाउन और वर्ब का जोड़ा होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लोज होती है, लेकिन वो दोनों स्वतंत्र होती है। दोनों क्लोज एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। जैसे ये वाली, राम इज ईटिंग फूड और रावण इज फाइटिंग, इसमें दोनों अलग अलग है, इनका कोई लेना देना नहीं कंपाउंड में। लेकिन कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा क्लोज तो होती है, लेकिन एक क्लोज दूसरे क्लोज पर निर्भर होती है। ये होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा फ्रेज और क्लोज में क्या फर्क है। अब स्टूडेंट तीसरी चीज देखते हैं, ईडियम्स। ईडियम्स को हम हिंदी में कहते हैं मुहावरे। मुहावरे दरअसल एक ऐसी अभिव्यक्ति होती है जिसका अपना अर्थ उसके शब्दों के अर्थों के कुल योग से भिन्न होता है। या फिर से सुन लीजिए, मुहावरे एक ऐसी लाइन लिखी होती है जिसका खुद का अर्थ है उन शब्दों के अर्थ से अलग होता है। जैसे एप्पल ऑफ द आई, हिंदी में हम कहते हैं आंख का तारा, लेकिन इसका जो लास्ट मीनिंग निकल रहा है उसके अंदर ना तो आंख है ना तारा है। एप्पल ऑफ द आई, इसका जो लास्ट मीनिंग निकलेगा टोटल, उसके अंदर ना तो सेब है ना आंख है। एप्पल ऑफ द आई, आंख का तारा, इन दोनों मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही प्यारा। कोई चीज हमें बहुत ही प्यारी होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ द आई। ये भी एक तरीके के फ्रेज ही तो है, देखो एप्पल ऑफ द आई, लेकिन ईडियम नाम दे देते हैं इसको। ऐसे बहुत सारे ईडियम्स होते हैं। सेकंड बनाना, इसका अर्थ होता है दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो मेन व्यक्ति से थोड़ा गौण होता है। टॉप बनाना, इसमें केला नहीं है, टॉप बनाना केला थोड़ी है। बॉस के लिए यूज करते हैं हम टॉप बनाना। सोर ग्रेप्स, खट्टे अंगूर। अब खट्टे हैं ना अंगूर है, मेन चीज है जो चीज हमें नहीं मिल पाती उसको हम बुरा बताते हैं। अप्राप्य चीज को बुरा बताना, मतलब जो शब्द लिखे हुए हैं बात का अर्थ उनसे बहुत ही भिन्न है, वो होते हैं इडियम्स। एक और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये वाला, टू गो बनाना, गुस्सा होना। गुस्सा हो जाता है तो टू गो बनाना यूज करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा इन तीन चीजों के बारे में जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने में बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेज, जो किसी बात के अंदर हाफ मीनिंग देती है। क्लोज, फुल मीनिंग देती है जिसके अंदर नाउन और वर्ब लगे होते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लोज हो सकते हैं। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए क्लोज स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। तीसरा है ईडियम, ये वो शब्द लिखे होते हैं जिसका अर्थ उन शब्दों के सामने लिखे हुए अर्थ से भिन्न होता है। हिंदी में हम इनको कहते हैं मुहावरे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।